तो डिलाइट आईएएस के इस उभरते मंच पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक इकोनॉमिक दृष्टिकोण से, ठीक है, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी हम लोगों ने अर्थव्यवस्था के कुछ आर्टिकल डिस्कस किए हैं, जिसमें भारत की जो विकास दर है, ठीक है, उसको लेके कई तरह के अनुमान लगाए गए हैं। किस तरह से भारत ने भी हाल ही में कुछ समय पहले हम लोगों ने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, जिसमें ये बताया गया था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो ब्रिटेन को पछाड़कर अब 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है ना। ये न्यूज हम लोगों ने डिस्कस किए थे, उसके कुछ कारण और इफेक्ट भी देखे थे। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर ये आ रही है। सबसे पहले तो आप लोग ये जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो समझिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, ठीक है, इसके बारे में, क्योंकि यूपीएससी कई बार सवाल पूछ चुका है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक रिपोर्ट है ना। आईएमएफ के बारे में आप जानते होंगे, है ना, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है उसकी तरफ से ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। अब इस रिपोर्ट में भारत के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज ये बोली गई है डब्ल्यूईओ में, समझिए कि 2027-28 तक भारत जो है वो वर्ल्ड की थर्ड बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी, ठीक है ना। विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का टैग भी भारत को मिलने वाला है बहुत जल्द। और ये भारत के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2014 में भारत जो है 10वें स्थान पर था, ठीक है, 10वीं पोजीशन पर था, 10th पोजीशन पर था भारत। और उसके बाद से भारत ने किस तरह से इंप्रूव किया है, 5वां पोजीशन, ठीक है। और आने वाले टाइम में बहुत जल्द 2-3 साल के गैप में आप देखेंगे कि किस तरह से भारत जो है वो 2027-28 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। सबसे पहले ये देख लीजिए कि सबसे बड़ी इकोनॉमी है कौन सी। यहाँ पर देखिए, यूएसए सबसे बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो चाइना है, तीसरे नंबर पर आप देखेंगे जापान है, ये सीक्वेंस जरूर याद रखिएगा आप। और चौथे नंबर पर, ठीक है, जर्मनी है। अब भारत की पोजीशन है 5वें स्थान पर। लगभग भारत की जो इकोनॉमी है वो 3 से 3.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास चल रही है। और बताया ये जा रहा है कि 2027-28 तक का जो ये चीजें हैं, यहाँ पर भारत की अर्थव्यवस्था आकार लगभग 5.36 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा, भारत ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो जापान की आकार का साइज है वो 5.17 ट्रिलियन डॉलर है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो अर्थ कहीं ना कहीं पर भारत जो है वो जापान को पछाड़कर तीसरे पोजीशन पर आ जाएगा और यूएसए चीन के बाद भारत की पोजीशन आ जाएगी। अब इस चीज को समझने का प्रयास करें। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि भारत के लिए ये अच्छी न्यूज क्यों है। इकोनॉमी का साइज बढ़ना और अर्थव्यवस्था में आकार बढ़ने से आखिर क्या फायदे, किस तरह के फायदे किसी भी एक देश को हो सकते हैं, इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए। देखिए, अच्छी न्यूज क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए जब इकोनॉमी का साइज बढ़ता है ना तो देश में क्या आता है, निवेश, ठीक है, इन्वेस्टमेंट किसी देश में आकर्षित होता है। कोई भी आप एक जनरल निवेशक हो या आप एक बहुत बड़ी संस्थान हो, आप चाहते हो इन्वेस्टमेंट करना, तो आप किस देश में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, जिसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी हो, जिसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए अर्थव्यवस्था का बड़ा आकार कहीं ना कहीं पर अर्थव्यवस्था की स्थिरता का भी जिक्र करता है। तो उस दृष्टिकोण से भी निवेशक चाहते हैं कि हाँ, बड़ी अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट किया जाए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जाए। और भारत में कहीं ना कहीं पर एफडीआई के फॉर्म में काफी बड़ा निवेश आ सकता है, ये बहुत अच्छी चीज है। उसके अलावा भी कई फायदे हैं, लेकिन सबसे बड़ा फायदा और इम्पोर्टेंट यही है। दूसरी चीज आप ये देखिए कि भारत अगर इस पोजीशन पर जा रहा है तो कुछ तो इस तरह के फायदे वर्क हम लोगों ने किए होंगे ना, कि हमने इतना ज्यादा इंप्रूव किया है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोगों ने इतना इंप्रूव क्यों किया है। कुछ कारण समझिए यहाँ पे। सबसे पहले ये देखिए कि भारत, आईएमएफ ने एक दो चीजें और बोली हैं, थोड़ा फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी ध्यान रख लीजिए कि देखिए लगभग इस साल का जो पहली तिमाही है, भारत की जो विकास दर है वो लगभग 13.5% की दर से है। पहली तिमाही कौन सी होती है ये, ठीक है, अप्रैल से लेकर जून तक, ठीक है। इस तिहाई का जो आंकड़ा है, इस तिमाही का जो आंकड़ा है, इसमें भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो लगभग 13.5% से बढ़ रही है ना। आप सोचिए कि ये किस तरह की विकास दर है। और अगर टोटल आप देखें तो लगभग 6.8% की दर से भारत 2022 में ग्रोथ करेगा, ठीक है। अब एक बात मुझे यहाँ ध्यान से समझिए इस चीज को। इकोनॉमी कोविड-19 के बाद पूरे विश्व के स्तर पर इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, उसके बाद की इस तरह की वृद्धि दर क्या भारत के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है।
ऑब्वियस सी बात है ना, स्वाभाविक सी चीजें हैं ये कि भारत के लिए आने वाला समय बहुत अच्छा है। और आईएमएफ ने ये बोला है, ये देखिए ये जो 6.8% की दर है ना, आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो बाकी जितनी भी अर्थव्यवस्था है लगभग 5% से सब नीचे हैं। भारत सबसे ज्यादा तेज ग्रो करने वाला 2022 में अर्थव्यवस्था बनने वाला है ना, एक चीज तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये है कि जब ये 13.5% की इकोनॉमी में हम लोगों ने इम्प्रूव किया तो हमने ब्रिटेन को पछाड़ दिया, हम लोग आगे निकल गए उससे, है ना। अब हम इसी रफ्तार से बताया ये जा रहा है, आईएमएफ ने ये भी बोला है कि 2023 में हम लगभग 6.3% से ग्रो करेंगे, है ना। तो ये भी एक बहुत अच्छी न्यूज है कि हमारी जो जीडीपी वृद्धि दर है वो लगातार इंप्रूव होती रहेगी और कहीं ना कहीं पर हम उस स्पीड को, उस गति को बरकरार रखेंगे। अब एक चीज देखिए कि कोविड-19 के बाद जो हमारा पैकेज रहा, ठीक है, रिकवरी के लिए जो सरकार ने प्रयास किए, ठीक है ना, अर्थव्यवस्था की रिकवरी के लिए प्रयास किए, वो जहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हम लोग कारणों की बात कर रहे हैं ना कि भारत इस पोजीशन पर पहुंचा है यहां से लेकर, तो कुछ तो काम किए होंगे ना हमने, तो वो समझिए। ये यूपीएससी मेंस में पूछ सकता है आपको, इसलिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट्स के फॉर्म में आपको चीजें याद रहनी चाहिए। देखिए सबसे पहली चीज देखिए कि कोविड-19 में लॉकडाउन आया, बहुत दौर के लॉकडाउन भारत में भी लगे, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव ये पड़ा, स्लो डाउन हो गया इकोनॉमी में, है ना। एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ, दो कई देशों का, चाइना जैसे देशों का एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ, भारत का तो होना ही था। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पर जो सप्लाई चेन्स है, आपूर्ति श्रृंखलाएं, वो प्रभावित हुई, क्योंकि वो चीन से होकर जाती थी और चीन से देश जो है वो आयात करना चाहते नहीं थे, ठीक है। तो चीन पर रिस्ट्रिक्शन भी लगाए कई देशों ने, प्रतिबंध भी लगाए, और कई देशों ने आत्मनिर्भरता को लेकर प्रयास किया। अब यहाँ पे समझिए, कोविड-19 की रिकवरी के बाद जब भारत ने आत्मनिर्भरता के लिए प्रयास शुरू किया तो आत्मनिर्भरता अभियान लॉन्च किया, ठीक है ना। आत्मनिर्भरता अभियान हम लोगों ने देखा किस तरह से सरकार जो है एक के बाद एक पैकेज लाती गई और राहत देती गई, है ना। गरीबों के लिए भी किस तरह से बीपीएल के राशन को हम लोगों ने बरकरार रखा, और जैसे ही लॉकडाउन खुला धीरे धीरे भारत की अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़ती चली गई, और उसी डिमांड का नतीजा था कि प्रोडक्शन शुरू हुआ। अब एक चीज देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा जरूरी कोई चीज है उसकी बढ़ने के लिए, मतलब मान लो उसको आगे ले जाने के लिए, वो है डिमांड। अगर किसी इकोनॉमी में डिमांड अच्छी नहीं होगी, आप खुद सोचिए, डिमांड और सप्लाई का पॉलिसी का रूल आपको पता होगा कि अगर देखिए, अगर मांग नहीं है, आप प्रोडक्शन कितना मर्जी करके रख लें, आप कितना आप में अंदर इन्वेस्टमेंट आ रहा है और आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, बट खरीद तो होनी चाहिए ना। जब डिमांड ही नहीं होगी इकोनॉमी में तो किस तरह से आप उस चीज को कर लें। कोविड-19 में डिमांड एकदम से कम हो गई थी, आपको पता होगा, क्योंकि सप्लाई नहीं हो पा रही थी ना, सप्लाई भी नहीं हो पा रही थी और डिमांड तो ऑब्वियस सी बात है कम हो गई थी, लोगों ने पहले ही चीजें उस तरह की ज्यादा रही नहीं। दूसरी चीज आप ये देखिए कि किस तरह से भारत ने आत्मनिर्भरता को लेकर काम किया। आप एक स्कीम देखते होंगे, पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव, है ना, ये भारत सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया। इस स्कीम के तहत कुछ तक, जैसे मान लीजिए आप लोगों को एक टारगेट है, आप नॉर्मली 100 करोड़ का कुछ मान लीजिए आउटपुट निकाल रहे हैं, किसी भी कंपनी में प्रोडक्शन जो है वो 100 करोड़ का है। अगर इससे ज्यादा आप कुछ करते हैं, मान लो आप 110 करोड़ का करते हैं ना, तो उस 10 करोड़ पर जो अतिरिक्त है उस पर आपको 2 से 4% का सरकार बेनिफिट देगी, है ना, सब्सिडी के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये सब चीजें क्या थी, ये आत्मनिर्भरता को भी बढ़ाने का प्रयास था। किस तरह से आप लोगों ने देखा कोविड-19 में एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स को लेकर, इन इंग्रेडिएंट्स को लेकर हम लोग चाइना पर निर्भर थे, तो इस वजह से हम चाहते थे कि हमारा आत्मनिर्भरता बढ़े। और आप लोग ये भी देखे होंगे कि किस तरह से सेमीकंडक्टर को लेकर भी भारत में अब प्रयास किया जा रहा है, मोबाइल्स को लेकर प्रोडक्शन हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोविड-19 की रिकवरी के बाद हमने इकोनॉमी पे बहुत अच्छा काम किया है। दूसरी चीज मैंने आप लोगों को समझाई कि जो डिमांड है वो इकोनॉमी में अपने आप बढ़ी। और एक चीज भारत के लिए पॉजिटिव पता क्या रहती है, भारत के फेस्टिव सीजन। देखिए आपको कुल मिलाकर आप समझने का प्रयास करिए कि लगभग पूरा साल भारत में कोई ना कोई त्योहार, कोई ना कोई फेस्टिवल चलता रहता है। उस वजह से क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी भी उससे जुड़ी हुई है। किस तरह से दीपावली आता है तो बहुत सारे लोग, डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, चीजों की खरीद फरोख्त बढ़ जाती है। वो डिमांड जो है वो आपकी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं पर एक गोल्डन चीज है, कहीं ना कहीं पर उसको पुश करती है ना। तीसरी चीज आप ये देखिए कि यूक्रेन का जो वॉर हो रहा है ना, रूस और यूक्रेन का जो वॉर हो रहा है, इसके क्या इफेक्ट रहे देखिए, ध्यान से समझिए। रूस और यूक्रेन की वजह से ना सप्लाई प्रभावित हुई है, बहुत सारे देशों में जो महंगाई है फिर से बढ़ी है। अब ध्यान से समझिए कि बहुत सारे देशों में कोविड-19 और रूस के इस दौर के बाद, लड़ाई के बाद, रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद, अब देखिए इन्फ्लेशन बहुत इंक्रीज हुई है। क्यों? क्योंकि सप्लाई नहीं हो रही थी, फिर से डिमांड और सप्लाई का फिर मिसमैच हो गया। जहां जहां पे, चाहे वो आप इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए,
चाहे वो करेंसी हो, रुपए हो, चाहे वो डॉलर हो, कोई भी करेंसी हो, या फिर प्रोडक्शन की बात हो, जहां पर डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच होगा, जहां पर ये सप्लाई गैप जो है या डिमांड गैप जहां पर फिलअप नहीं होगा, वहां पर चीजें खराब हो जाएंगी। आप देखिए, मांग है अभी इकोनॉमी में, चाहते हैं लोग खरीद करना, बट अब सप्लाई नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि रूस यूक्रेन वॉर की वजह से बहुत सारी आपूर्ति श्रृंखलाएं फिर से गड़बड़ा गई हैं, जैसे कोविड-19 में गड़बड़ा गई थी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर, उसी तरह से एक चीज और नोटिस करिए कि आप लोगों ने देखा होगा कि दिसंबर ऑनवर्ड है ना, 2021 से लगातार आप देख रहे हैं कि रुपए की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जा रही है ना डॉलर की तुलना में। अब वो भी क्या है, यही डिमांड और आपूर्ति का वो है, जो मिसमैच है। कैसे? अब समझिए, उस चीज को भी समझ लीजिए, क्योंकि हाल ही में हमारी वित्त मंत्री ने ये बयान भी दिया है इस चीज को लेकर कि रुपए कमजोर हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि डॉलर जो है वो बाकी करेंसियों की तुलना में मजबूत हो रहा है। फिर से डिमांड आपूर्ति का जो है ना, मांग और आपूर्ति का सिद्धांत कैसे लागू होता है उसको समझिए। देखिए, यूएसए में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, महंगाई बढ़ने लगी है ना, कोविड-19 के बाद बहुत सारी चीजें जो है वहां पर भी इफेक्टिव हुई और डिमांड जो है वो बढ़ने लगी और महंगाई इंक्रीज हो गई है ना। अब देखिए, जब महंगाई इंक्रीज होती है ना किसी भी देश में, तो हुआ क्या कि भारत से जो इन्वेस्टमेंट थी वो वहां पर चलेगी। निवेशक क्यों? क्योंकि यूएसए का जो फेडरल रिजर्व है उसने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दी है ना। अब देखिए, इंटरेस्ट, आप एक चीज देखिए, जब भारत में महंगाई इंक्रीज होती है, जब इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है, तो आरबीआई क्या करता है? इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट वगैरह बढ़ाता है ना, ताकि थोड़ा सा मनी को कैप्चर कर ले मार्केट में, ताकि उस महंगाई को थोड़ा कम किया जा सके, है ना। तो अगर आप एक चीज देखिए कि जब महंगाई बढ़ रही है, सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई स्टेप उठाता है। उसी तरह से फेडरल रिजर्व ने उठाए वहां पर, अमेरिका ने, उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी। उसका फायदा, नुकसान भारत को या अन्य देशों को ये हुआ कि भारत में जो इन्वेस्टमेंट थी, जो भारत में निवेश आया हुआ था, वो बाहर चला गया। कई विकासशील देशों से इन्वेस्टमेंट वापस यूएसए में गई। पता है क्यों? क्योंकि वहां पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है ना, निवेशक को वहां पर ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, तो वो भारत जैसे देश में या अन्य देशों में निवेश क्यों करेंगे? इस वजह से विश्व की अर्थव्यवस्था, जो हम लोग बार बार बात करते हैं कि इतना ज्यादा प्रभावित है, ये सब देश 5% से भी ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण कोविड-19 के बाद महंगाई का बढ़ जाना है, इन्फ्लेशन का इंक्रीज कर जाना है। और महंगाई जब बढ़ती है तो आपको सीधी सी बात पता है कि मांग जो है, मांग आपूर्ति का जो मिसमैच है वो फिर से हो जाता है ना। तो उस वजह से ऐसी स्थिति में रूस यूक्रेन की जो वॉर चली, उससे ये चीज फिर से हुई, आपूर्ति कम हुई, डिमांड ज्यादा थी, तो महंगाई फिर इंक्रीज हुई, है ना। अब आप एक चीज को देखिए, जब मैं बात करता हूं कि रुपए की जो प्रोडक्शन है, जो मतलब वैल्यू है, वो अन्य करेंसी की तुलना में डिक्रीज होती है, तो उसके फायदे नुकसान कुछ होते हैं क्या? ध्यान से देखिए, भारत का रुपए जब वीक हुआ है ना, डेप्रिशिएशन हुआ उसमें, तो रुपए कमजोर हुआ डॉलर की तुलना में, तो भारत का एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ, है ना। कभी भी, अब इसका क्या चीज है, अब इसको भी समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, जब कोई करेंसी, मान लीजिए $1 जो है वो 40, जनरल एक हम ले रहे हैं कि 40 रुपए, है ना, और आप पहले मान लीजिए 100 को यूनिट हैं वो आप निर्यात करते थे, है ना, 100 यूनिट निर्यात करते थे, तो आपको 100 यूनिट के लिए कितना पे करना पड़ रहा है? मिल रहा है कितना आपको? 4,000 लगभग। ठीक है, 4,000 रुपए का आप निर्यात कर रहे हैं। अभी क्या हो रहा है कि जैसे मान लो 100 यूनिट आप कर रहे हैं, अब यही $1 की वैल्यू बढ़कर हो गई है मान लीजिए 80 रुपए। ठीक है, तो अब आपको एक्सपोर्ट क्यों बढ़ेगा? आप ध्यान से देखिए, वही 100 यूनिट के लिए आपको कितना मिल रहा है, हासिल कितना हो रहा है वहां पर एक्सपोर्ट करने पर? लगभग 8,000 रुपए, है ना। तो पहले 4,000 रुपए मिल रहा था, अब 8,000 मिल रहा है, तो एक्सपोर्टर क्यों ना निवेश ज्यादा करें, क्यों ना इन्वेस्ट मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा करें, उनको वहां से ज्यादा पैसा मिलेगा। इसलिए कभी भी कोई करेंसी जब डाउन होती है, उसका जो एक्सपोर्ट है उस करेंसी में, उसका, उस देश का, वो एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, लेकिन उसका इंपोर्ट कम हो जाता है। अब इसी चीज को रिवर्स करके देखेंगे ना, तब आपको पता लगेगा कि जैसे हम तेल आयात करने के लिए पहले कम पैसे दे रहे थे, अब हमें ज्यादा पे करना पड़ रहा है। ऑब्वियस सी बात है ना, पहले हम, मान लीजिए इसी को रिवर्स करके देख लीजिए कि पहले हम 4,000 रुपए दे रहे थे इंपोर्ट के लिए, अब हमें 8,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो इससे इंपोर्ट की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, और किसी देश के लिए जो ट्रेड डेफिसिट है वो खराब होने लग जाता है, उसका फिस्कल डेफिसिट भी खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा ज्यादा डॉलर जा रहा है। और दूसरी चीज आप समझिए, जब रुपए जो है वो वीक होगा, तो इसका मतलब क्या है पता है? वित्त मंत्री क्या बोली है कि डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपए कमजोर हो रहा है। अब डॉलर मजबूत हो रहा है, इसका मतलब डिमांड बढ़ रही है डॉलर की, मार्केट में डॉलर की डिमांड ज्यादा है, रुपए की डिमांड कम हो रही है ना।
ऑब्वियस सी बात है, भारत की मार्केट से डॉलर चला जाएगा तो कमी हो गई ना डॉलर की। और सिर्फ भारत की मार्केट नहीं, जितने भी विकासशील देश हैं उससे इन्वेस्टमेंट वापस यूएसए में गई है। तो इसका मतलब डॉलर क्या हुआ, डॉलर कम हो गया ना उन देशों में। तो भारत जैसे देश में क्या करता है फिर सेंट्रल रिजर्व ये करता है कि आरबीआई जैसा जो सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, वो क्या करता है, वो डॉलर लाता है मार्केट में, ताकि ये जो मिसमैच हो गया है रुपए और डॉलर में, इसको बैलेंस किया जा सके। अब देखिए, ये सारी बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए समझा दिए क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट चल रहा है, रुपए का कमजोर होना। ये लगातार पिछले 6 7 8 महीनों से हम लोग देख रहे हैं। यूपीएससी इस पर प्रश्न पूछ सकता है प्री और मेंस में। उसके अलावा ये चीज आप लोग ने डिटेल से समझ ली। और कोविड 19 रिकवरी, डिमांड और रूस यूक्रेन का जो वॉर था उसमें भारत ने जो हैंडल की है चीजें, कहीं ना कहीं पर उससे भारत की तरफ से एक बहुत बेहतरीन प्रयास किया गया है ना। भारत की सबसे बड़ी मजबूती पता है क्या है, भारत का बहुत बड़ा बाजार है। भारत अपने ही देश में हमारी मांग बहुत ज्यादा है, तो उसी वजह से हम जल्दी रिकवरी करते हैं। हम लोग बहुत ज्यादा एफर्ट ना भी करें ना, तब भी हमारा देश जो है वो तेजी से रिकवरी करने लगता है किसी भी एक बड़ी घटना के बाद, जैसे कोविड 19 में हुआ। अब देखिए 2007-8 का जब आर्थिक संकट आया था, भारत प्रभावित हुआ, लेकिन अन्य देशों की तुलना में कम प्रभावित हुआ है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं और रिकवरी भी हम लोग जल्दी करते हैं। तो हमें इस गति को, ये जो गति हमारी है 13.5%, 6.8%, इसको बरकरार रखना है। कोशिश करना है हमें आत्मनिर्भरता पर और काम करें, हम एक्सपोर्ट जो है वो लगातार इंक्रीज करने का प्रयास करते रहें, ताकि इस चीज को हम जल्दी से जल्दी अचीव कर सकें। और अगर हम 5 से ज्यादा ट्रिलियन की इकोनॉमी बढ़ते हैं और अगर हम तीसरी पोजीशन पर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पर भारत जैसे देश के लिए जो सबसे बड़ी जरूरत होती है इन्वेस्टमेंट की, सबसे बड़ी जरूरत होती है जो निवेश की, वो हमारी जरूरत पूरी होगी और बाहर से इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा भारत में आएगा, जो भारत के विकास के लिए जरूरी है। आपको पता है ना, भारतीय प्रधानमंत्री ने 2047 का टारगेट लिया है कि भारत विकसित देश बनाने की कैटेगरी में हमें वर्क करना है। उसके साथ साथ हमें एक बैलेंस भी रखना है, किस चीज में, एनवायरमेंट और आर्थिक विकास में, है ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें बढ़ाते ही चले जाना है अच्छी तरह से, जैसे हम अभी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ हमें कोशिश करनी है कि हम एनवायरमेंट को भी बैलेंस करके चले, क्योंकि किस तरह से ग्रीन हाउस का जो इफेक्शन है वो बढ़ रहा है। हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, हालांकि भारत बहुत अच्छे अच्छे प्रयास कर रहा है, पेरिस समझौता जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भारत लगातार प्रयास कर रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, ठीक है, उसमें हमारे देश में उसका हेडक्वार्टर है। तो कहीं ना कहीं पर भारत लगातार उस दिशा में प्रयास कर रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ हम लोग लगातार अग्रसर हो रहे हैं। तो ये सब चीजें हमें बैलेंस के फॉर्म में रखनी है, ताकि जहां पर हम 2027-28 में तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएं, वहीं साथ साथ हम 2027 में एक बहुत बेहतरीन तरीके से पर्यावरण को बचाते हुए एक विकसित देश की श्रेणी में शामिल हो जाएं। ठीक है, तो मुझे लगता है आज के टॉपिक को हम लोगों ने बहुत गहराई से समझने का प्रयास किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।